नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 23 अक्टूबर है और आज की क्लास में हम 23 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज है, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का लाभ ले सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी समय आप लोग के साथ करंट अफेयर्स की क्लास में उपस्थित होंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, एक संगम है जिसका नाम है काशी तमिल संगम, यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच का एक संगम, जिसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी साथ में करते रहिए। जिन लोगों को आंसर आ रहा है वो आंसर करें और जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो ध्यान से इसको सुने ताकि उन्हें भी आंसर पता चल जाए। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। और इसके बारे में देखा जाए तो ये जो अगले महीने यानी कि नवंबर के 16 तारीख से, ठीक है ध्यान रखिएगा, नवंबर की 16 तारीख से काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा, जो कि एक महीने तक चलेगा। यानी कि देखा जाए 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, चूंकि ये दो संस्कृतियों के बीच का एक संगम है, लेकिन हम लोग जनरली सांस्कृतिक मंत्रालय को सोच सकते हैं। अगर हमें नहीं आ रहा आंसर तो ज्यादातर लोग सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। और इसका उद्देश्य देखिए क्या है। इस संगम का जो उद्देश्य है वो देखा जाए दोनों जो प्राचीन शहर है, यानी कि जो आप ये काशी जो और ये आप देखें तमिलनाडु, ये एक तरीके से बहुत प्राचीन शहर है। अगर हम काशी की बात करें दोस्तों तो काशी को दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। अगर आप लोगों ने प्राचीन भारत पढ़ा है तो 16 महाजनपदों में से एक काशी भी था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। तमिलनाडु के बारे में हम लोगों ने काफी पढ़ा, संगम काल से लेकर के आगे तक के काल, यानी कि पहली शताब्दी से पहले से जो है हम तमिलनाडु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से ये दोनों ही जो शहर है वो काफी प्राचीन है। इनकी अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है बहुत ही पुरानी है। और इन्हीं दोनों के बीच में देखा जाए, यानी कि काशी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और पुरातन सभ्यता के संपर्क को फिर से पता लगाना, यही इस संगम का क्या है, उद्देश्य है। इस दौरान देखा जाए, संगम के दौरान जो दोनों प्राचीन शहर हैं, जो दोनों प्राचीन शहरों के द्वारा जो प्राचीन ज्ञान है, उन ज्ञान से लोगों को परिचित कराने के लिए लगभग 12 समूहों में 2400 से अधिक तमिल लोग 8 दिनों के लिए काशी में आएंगे। ठीक है, काशी का दौरा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों ही शहरों की, यानी कि इन दोनों जो क्षेत्र हैं वाराणसी, काशी और तमिलनाडु, उनकी जो प्राचीन जो ज्ञान है उन ज्ञान से वो परिचित होंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, तो वहां से लोग आएंगे, कुछ शिक्षक लोग होंगे, कुछ विद्यार्थी होंगे, मजदूर लोग होंगे, ये सारे जो लोग हैं ये 12 समूहों में आएंगे। ठीक है, अगर बात करें कि इस पूरे सम्मेलन की मेजबानी जो है, मेजबान भागीदार कौन होगा, तो चूंकि IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु IIT मद्रास है, और यहाँ पे देखा जाए तो जो वाराणसी में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU है, इनके द्वारा जो है इस विशाल कार्यक्रम की मेजबानी की जाएगी, भागीदार होंगे। क्योंकि हम IIT मद्रास के बारे में पढ़ रहे हैं तो IIT मद्रास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT मद्रास से रिलेटेड कि ये जो इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए IIT मद्रास ने एक ओपन सोर्स AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया है। और इसका देखिए नाम क्या है, तो नीलकर्णी सेंटर एट AI फॉर भारत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नीलकर्णी सेंटर एट AI फॉर भारत किसके द्वारा विकसित किया गया? ये एक AI जो है ओपन सोर्स AI है जो कि IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया।
उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं के लिए, ठीक है, यानी कि जो भारतीय भाषा है, इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। दूसरा देखा जाए आईआईटी मद्रास के द्वारा एक और योगदान दिया गया है, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यानी कि इंस्ट्रूमेंट को विकसित किया गया है जो किसका पता लगाएगी? कैंसर का पता लगा लेगी, यानी कि जो कैंसर के जीन की भविष्यवाणी करने में ये सक्षम है ये इंस्ट्रूमेंट। और इसका नाम क्या है? पिवॉट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिवॉट जो है ये इसका नाम है, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य ये क्या करेगी? कैंसर का पता लगा लेगी। तो आईआईटी मद्रास से रिलेटेड कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, 40, 41, 50 या फिर 55। तो 40, 41, 50 या फिर 55 कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करते हुए चलिए। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है 41, ठीक है। 41वें स्थान पे है भारत, किसमें? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बुढ़ापे में देखा जाए आर्थिक तौर पर हम किसी पर निर्भर न रहें, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो सरकार होती है, देश की सरकार होती है या फिर निजी क्षेत्र के कई सारी कंपनियां पेंशन योजनाएं चलाती हैं, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है वो इसी आधार पे चलाया जाता है, इसी आधार पे जो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है कि किस कंट्री में, किस देश में जो है ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो पेंशन के दायरे में आते हैं, यानी कि वहां पे जो सामाजिक सुरक्षा की स्थिति है वो कितनी अच्छी है, इस आधार पे जो है इसे जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स की बात करा जाए तो इस इंडेक्स को देखा जाए किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो है मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में देखा जाए ये बताया गया है कि सबसे अच्छा जो है पेंशन का दायरा या फिर सबसे किस देश के नागरिक जो है सबसे ज्यादा पेंशन के दायरे में आते हैं, तो आइसलैंड बताया गया है। तो आइसलैंड जो है इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसको कितना स्कोर मिला है? तो 84.7 स्कोर इसे मिला है। वहीं अगर हम दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो देखा जाए दूसरे स्थान पे नीदरलैंड है जो कि 84.6% है पॉइंट है, और यही पे तीसरे स्थान पे देखा जाए डेनमार्क है जो कि 82.0% है। अगर हम देखें पूरे इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो देश रहा है वो है थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड में काफी इसका प्रदर्शन काफी खराब है सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। और भारत की स्थिति देखा जाए तो इस वर्ष जो है 44 देशों को शामिल किया गया था इंडेक्स में, जिसमें भारत की स्थिति जो है वो है 41, ठीक है। काफी अच्छी स्थिति नहीं है। इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि जिस तरीके से आपको पता है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, उसमें से भी जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है यानी कि लगभग बताया जाता है कि 93 पॉइंट से लेकर 94 पॉइंट के बीच की जो जनसंख्या है वो असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है और ये ज्यादा से ज्यादा पेंशन के दायरे में नहीं आती है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, सरकार से ये सुझाव दिया गया है कि वो किस तरीके से पेंशन को, जो पेंशन है, पेंशन के क्षेत्र में जो कुछ भी जो पेंशन के प्रणाली में बेहतर, पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से वो रणनीतिक सुधार करे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिटायरमेंट के बाद एक आय सुनिश्चित हो सके। ये सारी चीजें जो है इस रिपोर्ट में बताई गई है, ठीक है। तो भारत की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। उसमें भी देखा जाए पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में भी देखा जाए जो भारत की जो रैंक थी वो 43 कंट्रीज में कितनी थी? 40 स्थान पे था भारत। और इस समय जो समग्र देखा जाए भारत ने किस तरीके से कितनी वृद्धि की है, मामूली मात्रा देखा जाए तो 2021 में जो भारत की जो स्कोर था वो 43.3% था और वही 2022 में कितना हो गया दोस्तों? तो 44.4%। बहुत ही इसकी जो सुधार की दर रही है वो बहुत ही धीमी रही है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में तो ये मार्शल सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के बारे में, जो कि दुनिया भर के विभिन्न देशों में पेंशन प्रणाली का आकलन करता है। ये 3 इसके उपशीर्षक होते हैं। सबसे पहले देखा जाए पर्याप्तता, यानी कि देखा जाए यहाँ पे एडिक्वेसी, फिर स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, और फिर अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। इन 3 चीजों पे, इन 3 उपशीर्षकों पे जारी किया जाता है जिसके तहत जो है सूचकांक देश की पेंशन प्रणाली को मापता है। अगर भारत में देखा जाए इन तीनों ही चीजों में, एडुकेशन यानी कि पर्याप्तता में देखा जाए भारत ने कितना स्कोर किया दोस्तों? तो इसकी रैंक 44 थी। और अगर सस्टेनेबिलिटी पे देखा जाए तो 34 थी, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड में देखा जाए तो 38, और ओवरऑल जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 44 में कितनी है? 41 ये जो है रैंकिंग रही है, ठीक है, ओवरऑल। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? देखिए चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 लॉन्च किया जा चुका है और अब इसरो जो कि चंद्रयान 3
को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस वर्ष लॉन्च करने की योजना बना रहा है, 2023, 2024, 2025 या फिर 2026। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है वो है ए, यानी कि 2023 में इसरो जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आइए थोड़ा सा इस मिशन के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि इसरो जून, ठीक है, अगले वर्ष यानी कि जून 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। और ध्यान रखिएगा ये चंद्रमा पर जो है इसरो का तीसरा मिशन होगा। ठीक है, चंद्रयान 3 किससे संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है। और जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है जिनका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ ने बताया है कि जो चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण किया जाएगा वो जून 2023 में किया जाएगा। किस व्हीकल से, तो व्हीकल मार्क 3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से जो है इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये इंडिया का तीसरा चंद्रयान 2 जो है मिशन है, चंद्रयान मिशन होगा। क्योंकि इसके पहले चंद्रयान 2 मिशन चलाया गया था, ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ष 2019 में, ठीक है, 22 जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। किस व्हीकल के द्वारा, तो जीएसएलवी मार्क 3 M1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है, 2023 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, 2019 में। अगर आपसे चंद्रयान 1 भी पूछ दे तो देखिए यहाँ पे आपको इस तस्वीर में यानी कि इस फोटो में आपको देखने को मिलेगा 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसे जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान 2 के साथ देखिए एक लैंडर गया था और एक रोवर गया था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, ध्यान रखिएगा। और जब ये लॉन्च किया गया उसके बाद देखा जाए 7 सितंबर, ठीक है, चूंकि जुलाई में इसको लॉन्च किया गया था और 7 सितंबर 2019 में जो विक्रम लैंडर है वो उसका इसरो का जो है उससे संपर्क टूट गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019 और चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च करने की योजना बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आकाश फॉर लाइफ, ठीक है, ये अंतरिक्ष सम्मेलन है दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, फिर देहरादून में। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, देहरादून में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो ये जो है सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 5 से 7 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, देहरादून में, ध्यान रखिएगा। जो इसरो और भारत सरकार के जो सभी प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग है, विज्ञान भारती के सहयोग से इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। ठीक है, इसरो करेगा, भारत सरकार के जो सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय हैं और जो विभाग है वो विज्ञान भारती के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, विज्ञान भारती के सहयोग से इस पूरे सम्मेलन का आयोजन करेंगे। अगर हम बात करते हैं, देखिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों से लड़ने के लिए जो भारत सरकार है वो पारंपरिक ज्ञान के आधार, मतलब पारंपरिक ज्ञान को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, पारंपरिक ज्ञान को प्रमोट कर रही है। किसके लिए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का समाधान खोजने के लिए। और इन सब के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है, सुमंगलम अभियान। ठीक है, सुमंगलम अभियान क्या है, ये एक तरीके से पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं या जलवायु परिवर्तन है, इन सब का समाधान खोजने का ये एक अभियान है। किसके द्वारा, एक तरीके से पारंपरिक ज्ञान के आधार पे। अगर हम पारंपरिक ज्ञान प्रणाली की बात करें कि दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरा जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो 5 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किस पर, लगभग पंचमहाभूत पर। ठीक है, पंचमहाभूत पर ये जो है पूरे देश में 5 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जो कि समाज की बेहतरी के लिए जरूरी है। और ये पंच महाभूत कौन से दोस्तों, तो ये आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। जिसमें आकाश पर पहला जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, आकाश फॉर लाइफ, कहाँ पे किया जा रहा है, 5 से 7 नवंबर के बीच में देहरादून में किया जा रहा है। इसके बाद देखिए जो बचेगा शेष वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, 4 और भी सम्मेलन होंगे और हम देखते रहेंगे कि किस तरीके से अगला जो है सम्मेलन कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये पंच महाभूत जिससे हमारी शरीर बनी है, ये सारी चीजों को ध्यान रखेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, पूरा दिखाया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके पहले हम थोड़ा सा जो उत्तराखंड विशेष पूछ रहा है करंट अफेयर्स, जहां से हमें लगता है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
उसे भी देख लेते हैं। और देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले जो उत्तराखंड संबंधी जो करंट अफेयर्स दिया है कि भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला, ठीक है, कॉमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे स्थापित की जाएगी, तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल मंडल में इसको स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे ऊंचे हर्बल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये भी उत्तराखंड के चमोली जिले के जो माणा गांव है, या माणा गांव ध्यान रखिएगा, भारत और चीन की सीमा के पास में यह है और ये लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल प्लांट, ठीक है, हर्बल प्लांट पार्क का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, चमोली जिले के माणा गांव में, उत्तराखंड में। और अगर आपसे पूछे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक है, प्राइमरी स्तर पर NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों, तो ये था उत्तराखंड था, ठीक है। चूंकि हम उत्तराखंड के बारे में इतना कुछ देख रहे हैं तो हमें कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें देख लेना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी, वर्तमान के वहां के गवर्नर और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिएगा दोस्तों उत्तराखंड की भी 2 राजधानी है। पहली देखा जाए देहरादून, जो कि शीतकालीन राजधानी, अगर आप इस समय विंटर आने वाले, विंटर में जब आप जाएंगे तो वहां पे देहरादून उसकी कैपिटल होगी। और जब जाएंगे आप ग्रीष्मकालीन गर्मियों में, जब आप देहरादून में जाएंगे तो गैरसैंण जो है वहां की दूसरी राजधानी होगी। यहाँ पे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर धामी, और राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है, उनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके नाम बताएं। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुरस्कार दिया गया है अर्बन पुरस्कार किस राज्य को, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश को जो है ये पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। और ये ना सिर्फ करंट बल्कि उत्तर प्रदेश स्पेशल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त लोग, जो लोग आप लोग बैठते होंगे उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी जो है ये इस पुरस्कार को प्रदान किया गया किस मंत्रालय के द्वारा, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि अर्बन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। ये जो है पुरस्कार जो है पुरस्कृत किया गया, एक सम्मेलन किया गया था जिसका नाम है भारतीय शहरी आवास सम्मेलन, ठीक है, 2022। कहाँ पे, गुजरात के राजकोट में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय शहरी आवास सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया गुजरात के राजकोट में किया गया। और ये इसी दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ जो वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं जिनका नाम है हरदीप एस पुरी, उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पूरे पुरस्कार में यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन योजना में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य की श्रेणी में जो सबसे पहले स्थान पे रहा है वो है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पे जो रहा है वो तमिलनाडु रहा है तीसरे स्थान पे। यानी कि अर्बन हाउसिंग में जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जिन्होंने अपने जिन्होंने जितना अच्छा कार्य किया है उसी कार्य को एक तरीके से पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, तो वो देखिए कौन है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर ने किया है। और वहीं हम बात करें कि जो है मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ में उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ पुरस्कार साझा किया है। यहाँ पे एक चैलेंज भी था, प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 150 डेज का चैलेंज था जिसमें मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पे कुल 8 कैटेगरी में यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में बात करें तो इसके क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों के योगदान को मान्यता देने के लिए इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी और इस योजना को भी हाल फिलहाल में कितने वर्षों के लिए एक्सटेंड किया गया, यानी कि किस वर्ष तक इसको और भी बढ़ा दिया गया, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करें, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किस देश को फिर से चुना गया है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किस देश को फिर से चुना गया, फ्रांस, भारत, चीन या फिर जर्मनी।
तो देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी। भारत को जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। और अगर हम वही बात करें कि सह अध्यक्ष किसे चुना गया फिर से, तो वो फ्रांस को जो है सह अध्यक्ष फिर से चुना गया। इन दोनों ही देशों की प्रयास से, यानी कि ये पहल जो थी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को बनाने की, गठन की जो पहल की गई थी वो भारत के द्वारा किया गया था। और आगे चल के भारत और फ्रांस ने इस गठबंधन को, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को इसमें उन्होंने बनाया। और फिर इसमें देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए, इस जो अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, जिनका नाम है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सह अध्यक्ष कौन है, तो ये फ्रांस के जो विकास राज्य मंत्री, जिनका नाम है क्रिसोला जचारुपालू, ठीक है, इनको सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि एक संधि है और ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ध्यान रखिएगा। इसका प्राथमिक कार्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि इसको जो बनाए जाने का उद्देश्य दोस्तों ये था, जो देशों को सौर, यानी कि सौर ऊर्जा को अपनाने में जो जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या आ रही हो, चाहे वो तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं, इन बाधाओं को दूर करने के लिए इस गठबंधन को, इस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को बनाया गया था। इस गठबंधन के बारे में बात करें तो जो भी देश, जो कि यहाँ पे एक कर्क है, ठीक है, कर्क रेखा जो कि कितना है 23.5 पे उत्तर, और यहाँ पे देखा जाए मकर रेखा, ठीक है, जो कि 23.5 साउथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो देश आते हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य, एक तालमेल स्थापित करना, जिससे कि सौर ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और इतना ही नहीं, ये जो इसके सदस्य देश हैं वो एक तरीके से एक आर्थिक तंत्र, एक ऐसा वित्तीय तंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे जिसकी सहायता से वो एक ऐसा बाजार बनाएंगे जहां पे सस्ते दरों पर जो है ये सोलर, यानी कि सौर ऊर्जा से संबंधित तकनीकी जो है वो उपलब्ध हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो देश हैं, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन बनाया गया और इसका जो गठन किया गया था वो भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? पेरिस सम्मेलन जो हुआ था वर्ष 2015 में, जो कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 था, उसी के दौरान किया गया था। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो ये भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इसका मुख्यालय है। और ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है, संगठन है, यानी कि पहला अंतरराष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? भारत में। स्टार्ट कर लीजिएगा, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2021 और 2022 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास या फिर IIT दिल्ली? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि IIT मद्रास ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक पुरस्कार जीता है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को पेटेंट दर्ज कराने, अनुदान और वाणिज्यिकी के क्षेत्र में शीर्ष अकादमिक संस्थान होने पर भारत सरकार ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया है। ये पुरस्कार देखिए किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसके मापदंड क्या है? इस पुरस्कार के मूल्यांकन के जो मुख्य मानदंड है, पेटेंट आवेदन और फिर अनुदान और व्यवसायीकरण यानी कि वाणिज्यिकीकरण जो है इसके मुख्य मापदंड है। तो ध्यान रखिएगा किसे दिया गया है 2021 और 22 का राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार? तो IIT मद्रास को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और IIT मद्रास के रिलेटेड हम लोगों ने कुछ और तथ्य भी पढ़े थे, ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिर हमें देखने को मिला है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में जन योजना अभियान 2022 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यालय आयोजन किया गया? लखनऊ, मुंबई, जयपुर या फिर नई दिल्ली? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में जन योजना अभियान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यालय, ठीक है, माफ करिएगा, कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
और आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो इसकी व्याख्या देखा जाए, इस ये जो जन योजना अभियान पर जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला है, उसका आयोजन देखिए किसके द्वारा किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। इस अवसर पे देखा जाए, इस अवसर पर संशोधित ई ग्राम स्वराज पोर्टल, विषयगत पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए विषयगत योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना, प्रखंड पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसके बारे में देखें तो चूंकि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है जन योजना अभियान आयोजित किया जाता है, कब से कब तक? तो ये हर साल जो है इसका आयोजन किया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर, जो गांधी जयंती से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में जो है ये हर साल पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जन योजना अभियान के जो है आयोजित किया जाता है। आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर के खाद्य पदार्थ हलीम ने, ठीक है, निम्नलिखित किस शहर के खाद्य पदार्थ हलीम ने खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है? भुवनेश्वर, कोलकाता, भोपाल या फिर हैदराबाद? तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, ये हैदराबाद का खाद्य पदार्थ है जिसका नाम है हलीम, और इसमें देखा जाए वोटिंग कराई गई थी जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा जो है कुछ खाद्य पदार्थों को रखा गया था जो कि जीआई टैग था जिनको, और फिर उसके बाद देखा जाए जो वोटिंग कराई गई तो सबसे ज्यादा जो वोट मिला वो मिला इसे हलीम यानी कि हैदराबादी हलीम को, और ये हैदराबादी हलीम जो मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड इसको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति के साथ, ठीक है, जीआई के स्थिति के साथ देश भर में 70 खाद्य पदार्थों में कड़ी प्रतिस्पर्धा में देखा जाए हैदराबादी हलीम ने सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है। तस्वीर देखिए आपके साथ स्क्रीन पे इसकी फोटो लगी हुई है। अगर हैदराबादी हलीम की बात किया जाए तो इसे 2010 में जो है जीआई टैग मिला था, और 2019 में जो है ये इसका दर्जा जो है जीआई टैग का दर्जा समाप्त हो गया था। जैसा कि कल मैंने आप लोग को बताया भी था कि जो जीआई टैग होता है 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, उसके बाद उसको फिर से क्या किया जाता है, रिनोवेट जो है उसका नवीकरण किया जाता है। ठीक है, और बाद में देखा जाए जो वहाँ के जीआई जो है भौगोलिक संकेतक के जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने 10 वर्ष के लिए टैग का नवीकरण कर दिया। ठीक है, हैदराबादी हलीम को जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि जो कि किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के तहत आता है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, आयोजित एक मतदान प्रणाली के माध्यम से चुना गया। ठीक है, तो ये एक मतदान करवाया गया था, वोटिंग करवाया गया था किस मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो एक विभाग आता है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा ये वोटिंग कराई गई थी, और जनता के द्वारा जो है सबसे ज्यादा वोट किया गया वो हैदराबादी हलीम को किया गया, और इसे देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना पहला प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर भीम ऐप? तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फोन पे। ठीक है, फोन पे फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा किया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फोन पे, इसके द्वारा जो है भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। आपको ये पता होना चाहिए डेटा सेंटर क्या होता है। ग्रीन, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए डेटा सेंटर क्या है। देखिए एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे सारे डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया चीजें यूज करते हैं, तो जो उसके जो आपके जो फोन में जो डेटा होता है उसको कहीं स्टोर किया जाता है। तो जिस सेंटर पे उसे स्टोर करके रखा जाता है कंपनी के द्वारा उसी को डेटा सेंटर कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें डेटा सेंटर में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना, एक तरीके से बहुत ज्यादा ये पर्यावरण के जो है पर्यावरण पे काफी ज्यादा ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो ये ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, इसका जो है ग्रीन डेटा सेंटर जो होगा वो काफी ज्यादा एनर्जी इफिशियंट होगा, यानी कि कम एनर्जी में ये ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देगा। और दूसरी चीज है कि ये इसका जो है पर्यावरण पे जो है यानी कि एनवायरमेंट पे बहुत ही मिनिमम जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसी उद्देश्य से ये ग्रीन डेटा सेंटर जो है लॉन्च किया जा रहा है। ये सुविधा देखा जाए कुशल डेटा सुरक्षित, ठीक है, बिजली दक्षता और संचालन में आसानी और क्लाउड समाधानों के लिए
फोन पे के लिए डेटा प्रबंधन में नया अवसर खोलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आज का हमारा फैक्ट्स है कि केंद्र ने नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। किसे? ठीक है, संजय मल्होत्रा को। ठीक है, संजय मल्होत्रा जो है नए राजस्व सचिव बनाए गए हैं। वहीं पे बात करें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुरुषों का बैलोन डी और 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये फुटबॉलर है, ध्यान रखिएगा, फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने जीता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? बैलोन डी और 2022 का पुरस्कार। वहीं बात करें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्च इंजन गूगल ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो असम राज्य के साथ। ठीक है, असम राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्च इंजन गूगल ने असम राज्य के साथ क्या है? साझेदारी की है। वहीं में बात करें, एक अभियान चलाया जाता है जिसको आप लोग पहले भी सुने होंगे कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट चले गाड़ी को आप ऑफ कर दीजिए, स्लो मत बल्कि गाड़ी बंद कर दीजिए। ये अभियान जो कि 1 महीने के लिए चलाया जाएगा, जो कि शुरू होगा 28 अक्टूबर से लेकर के 28 नवंबर के बीच में। किसके द्वारा? तो राजधानी दिल्ली में ये अभियान चलाया जाएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा ये चलाया जाता है। वहीं हम बात करें यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर केपी अश्विनी जो है ये यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखा। क्वेश्चन के दौरान मैंने आप लोगों से भी कुछ क्वेश्चंस किए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके से हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोगों के साथ मिलेंगे और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।